उत्तराखंड एक्सप्रेस आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। और सबसे पहले बात करेंगे सीएम धामी ने मंत्रियों के विभागों के बंटवारे पर। कहा कि मंत्रियों को जल्द ही विभाग बांटे जाएंगे, सभी मंत्रालय बहुत सोच समझ के बांटे जाएंगे। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि आज शाम तक ही मंत्रालय बांटे दिए जाएंगे। वहीं यह भी खबर है कि 2 सीनियर मंत्रियों के मंत्रालयों में बदलाव संभव है। तो 2 सीनियर मंत्री के विभागों में बदलाव हो सकता है। विभागों के बंटवारे पर बोले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। सोच समझ के विभागों का बंटवारा किया जाएगा। मंत्रालय कब बढ़ेंगे मैं उसका जवाब दे देता हूं। बहुत जल्दी मंत्रालय बढ़ जाएंगे, आप चिंता मत करिए। बहुत सोच समझ के, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत जल्द। और हमारे सहयोगी दीपांकर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपांकर, क्योंकि कहा जा रहा है देर शाम मंत्रालय का जो बंटवारा है वो हो जाएगा, यानी मंत्रियों को विभागों दे दिए जाएंगे, लेकिन ये है सरकार बहुत फूक कर कदम रख रही है, इसलिए सोच समझ कर ही विभाग दिए जाएंगे। बिल्कुल 23 तारीख को शपथ ग्रहण हुआ था देहरादून में पुष्कर सिंह धामी के दूसरे कार्यकाल का। और आज जब मुख्यमंत्री से सवाल पूछा गया, हालांकि खास बात यह है कि मुख्यमंत्री खुद जब वापस आकर उन्होंने ये बात कही कि आप लोग मंत्रालय को लेकर सवाल पूछेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्द इसकी घोषणा होगी। और तो जो सूत्र दावा कर रहे हैं कि आज देर शाम तक 10 बजे तक घोषणा हो सकती है सभी मंत्रालयों की, जो 8 मंत्री धामी कैबिनेट के हैं। और लंबे वक्त से इंतजार भी हो रहा है, सभी मंत्री वेट भी कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में खासतौर पर मंत्रालय बढ़ चुके हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अब उत्तराखंड में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सभी मंत्रियों को विभाग बांट देंगे। हालांकि ये भी खबरें हैं कि जो पिछली सरकारों में मंत्री रहे, चाहे त्रिवेंद्र रावत, तीरथ रावत या फिर धामी सरकार में, उसमें जो सीनियर कैबिनेट मंत्री रहे उनमें 2 कैबिनेट मंत्री ऐसे हैं जिनके विभागों में फेरबदल होने की पूरी उम्मीद है। लेकिन हाँ, बजट सत्र का आज पहला दिन था, माफ कीजिए, सप्लीमेंट्री बजट का पहला दिन था और उम्मीद की जा रही थी कि पहले विभाग बढ़ जाएंगे, लेकिन आज उम्मीद है कि आज 10 बजे तक विभाग बढ़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया दीपांकर इस पूरी जानकारी के लिए। उत्तराखंड विधानसभा में आज 4 महीने के लिए 21,116 करोड़ का लेखानुदान पेश किया गया है। सीएम धामी ने बतौर वित्त मंत्री लेखानुदान पेश किया है, जिसमें राजस्व व्यय के लिए 16,000 करोड़ रुपए, जबकि पूंजीगत खर्चों के लिए लगभग 5,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सीएम धामी ने कहा है कि कल लेखानुदान पास किया जाएगा और इसके साथ ही राज्यपाल के अभिभाषण पर भी कल चर्चा की जाएगी। जो एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत अगले 4 महीनों के लिए क्योंकि सारे कार्यक्रम चलें, सारे सरकार के काम चलें, सारी जो गतिविधियां चल रही हैं वो चलें, विकास के काम चलें, तो 4 महीनों के लिए लेखानुदान आज प्रस्तुत हो गया है। और कल महामहिम के अभिभाषण पर भी चर्चा होगी। इस चर्चा के बाद लेखानुदान पास होगा। विधानसभा सेशन के पहले दिन की कार्यवाही राज्यपाल गुरमीत सिंह के अभिभाषण के साथ शुरू हुई। उन्होंने अपनी सरकार के विकास कार्यों का खाका भी रखा, लेकिन इसी के साथ ही सियासत भी शुरू हो गई। उत्तराखंड विधानसभा का सत्र मंगलवार को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने बीते सालों में किए गए विकास कार्यों का विवरण देने के लिए ही आगामी वित्तीय वर्ष की प्राथमिकताओं को भी रखा। किसानों की आय बढ़ाने के लिए दीनदयाल योजना का जिक्र किया गया। साथ ही पर्वतीय क्षेत्र के लिए घसियारी योजना के प्रोत्साहन का भी जिक्र किया गया। राज्य में किसानों की आय दुगना करने के उद्देश्य से दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना संचालित है। मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना अंतर्गत पशुपालकों एवं पर्वतीय क्षेत्रों की महिलाओं को साइलेज एवं संपूर्ण मिश्रित पशु आहार उपलब्ध कराया जा रहा है। उधर कांग्रेस को राज्यपाल का अभिभाषण पसंद नहीं आया, जबकि सरकार का कहना है कि राज्यपाल का अभिभाषण सरकार का दस्तावेज है, जिसमें किसानों, महिलाओं, युवाओं से लेकर हर सेक्टर का जिक्र है। हमने अभिभाषण को पढ़ा और सुना तो ऐसा लग रहा था कि सरकार का कोई रोड मैप ही नहीं है। भविष्य में आप क्या करने जा रहे हैं वो कुछ नहीं है। मैं युवाओं से लेके, किसानों से लेके और महिलाओं से लेके और क्या क्या हमारी जो अपेक्षाएं पूरे जनता की हैं, इसमें लगभग 43 बिंदुओं पे और 14 पेज का ये विकास का दस्तावेज ही कह सकता हूँ। और यदि उनको उसके बावजूद नहीं दिखाई दे रहा
ठीक है, वो अपना धर्म निभाएं। 43 पॉइंट और 14 पेज के अभिभाषण के अधिकतर हिस्सों में बीते सालों में किए गए कार्यों और पाइपलाइन में चल रही विकास योजनाओं का जिक्र किया गया। अभिभाषण के अंत में सरकार ने कहा कि हम अपने संकल्पों और लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी का सदन की कार्यवाही का आज पहला दिन रहा। स्पीकर के पद पर आज उनका पहले दिन का कामकाज कैसा रहा, इस पर न्यूज़ 18 संवाददाता से उन्होंने अपने आज के अनुभव को शेयर किया। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर रितु खंडूरी। ये 5वीं विधानसभा का पहला सेशन था, पहला दिन था, तो खुद विधानसभा अध्यक्ष का भी ये पहला दिन था। मैम, पहले दिन की कार्यवाही, सदन संचालन का अनुभव कैसा रहा? अच्छा रहा। शुरुआत हुई है, धीरे धीरे चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रही हूँ और सीख रही हूँ, तो अच्छा ही रहा। आज आप जानते हैं महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण था और अच्छे माहौल में हुआ। पूरा भाषण उन्होंने पढ़ा, सौहार्दपूर्ण वातावरण था। तो मुझे खुशी है कि आज महामहिम का जो अभिभाषण था वो अच्छी तरीके से हो गया। आज आपके लिए पूरा का पूरा दिन जो शेड्यूल रहा, एक तरह से नया अनुभव था कि पहले आप जहां ट्रेजरी बेंच पे बैठती थी, आज आप पीठ पे बैठी थी, राज्यपाल आपके सामने पीठ पे बैठे थे, तो एक घबराहट भी होती है या कुछ ऐसा था? बिल्कुल है, थोड़ा बहुत तो होती है, क्योंकि नया है एकदम, सब चीज़ नई है। भले मैं उस तरफ थी और 5 साल मैंने चीज़ों को देखा है और समझा है, लेकिन एक एक्साइटमेंट भी था, सीखने का भी था, घबराहट भी थी, तो एक काफ़ी मिक्सचर ऑफ इमोशंस थे आज। जब ये घोषणा हुई कि रितु खंडूरी अगली महिला स्पीकर होंगी, 2-3 दिन के इस गैप में कुछ पढ़ाई हुई, स्टडी वगैरह भी की, कुछ तैयारी की क्या आपने? बिल्कुल, देखिए समझने की कोशिश तो की। बिना समझे, बिना पढ़े लिखे मेरे कहीं भी जाने की आदत नहीं है। मैं थोड़ा सा तैयारी से ही निकलती हूँ, तो इसलिए अभी थोड़ा सा मुझे समझने में समय लग रहा है कि बिना पढ़े कोई भी चीज़ नहीं करती हूँ। लेकिन आप जानते हैं कि सदन में कुछ भी कभी भी कहीं से भी उठ सकता है, तो लेकिन तैयारी है, धीरे धीरे और पढ़ेंगे और तैयारी में रहेंगे। थैंक यू मैम। तो आप थी पहली महिला स्पीकर रितु खंडूरी। बेबाक आपकी बात रही कि आपने खुद कहा कि घबराहट भी थी, लेकिन स्पीकर की सीट पर बैठने के लिए, पीठ पर बैठने के लिए उनको स्टडी भी करनी पड़ी। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। हरिद्वार ग्रामीण की विधायक अनुपमा रावत विधानसभा सदन के बाहर महंगाई के विरोध में धरने पर बैठ गई। गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल के दाम को लेकर विरोध किया। अनुपमा रावत विरोध प्रदर्शन में अकेली नजर आई। वहीं धरने को लेकर कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि विधायक को प्रदर्शन से पहले राय मशवरा जरूर करना हो गया वो हटता रहे, जिसका हो गया वो हटता रहे यार, जिसका हो गया वो हटता रहे, अरे जिसका हो गया वो हटता रहे भैया। आदरणीय महामहिम के अभिभाषण में ये जो बेतहाशा बढ़ती महंगाई है, इसको रोकने के लिए सख्त आदेश सरकार को दिए जाएंगे, लेकिन इस पर कुछ नहीं बोला गया। और जो महंगाई हो रही है, आप देखिए गैस सिलेंडर 970 के पार हो गया है, पेट्रोल 97 के पार है, उसी तरीके से डीजल जो है 90 के पार है। कोई राहत नहीं है, कुछ नहीं है। कोविड के समय वैसे ही लोगों की पॉकेट पे, आम जन की पॉकेट में इतना कुठाराघात किया है। ऐसे में एक आम व्यक्ति, एक साधारण महिला जो घर चलाती है, घरेलू महिला, अपना घर कैसे चलाएगी? देखिए, अब इस परिप्रेक्ष्य में हम जो है सभी विधायक साथियों से मिल करके, बैठ करके बात करेंगे कि अगर कोई भी बात हो तो हमको संयुक्त रूप से उस बात को उठाना चाहिए। अब इसमें थोड़ा सा कई बार होते ना, वो चूक हो जाती है। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने आवास पर मौन उपवास किया। हरीश रावत ने हरिद्वार में कानून व्यवस्था को लेकर उपवास किया। और ग्रामीण में चुनाव में भाजपा की पराजय हुई और उसी दिन से विपक्ष के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न हो रहा है, महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, गरीब कमजोर तबके के लोगों को उत्पीड़न हो रहा है। पुलिस पर दबाव डाल करके गरीब घरों के बच्चों को स्कूल से उठा करके थाने में बिठा दिया जा रहा है। हर तरीके का एक डर और भय का वातावरण पैदा किया जा रहा है, जो किसी भी तरीके से उचित नहीं लगता है। सत्ता में
आप आ गए, आपको शालीन होना चाहिए, लेकिन सत्ता कतई शालीन नहीं दिखाई दे रही है, उत्पीड़नकारी के रूप में दिखाई दे रही है। इसीलिए आज मैंने अपना मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर बयान देने वाले अकील अहमद को कांग्रेस से बाहर कर दिया गया है। वहीं अब बीजेपी कह रही है कि हिंदुओं के दबाव में ये फैसला लेना पड़ा। मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर बयान देने वाले अकील अहमद को पार्टी से बाहर निकालकर कांग्रेस पाप धोने की कोशिश कर रही है, लेकिन हरीश रावत और प्रीतम सिंह के साथ अकील के मुस्कुराते हुए फोटो चर्चा का विषय बने हुए हैं। वही सवाल ये है कि चुनाव से पहले जब मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात हुई तो कार्रवाई इतनी देर में क्यों हुई? क्या कांग्रेस को लगने लगा था कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा उन हिंदू वोटर से दूर कर रहा है? विश्वविद्यालय के परिप्रेक्ष्य में ना तो हमारे चुनाव घोषणा पत्र में कोई बात कही गई और ना ही किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई बात कही गई। ये हमारा मुद्दा ही नहीं था। अब एक साथी ने कोई बात कह दी और देश के प्रधानमंत्री ने उसको लपक दिया, क्योंकि बीजेपी के पास और कोई हथियार नहीं है। अकील की विदाई के साथ कांग्रेस मुस्लिम यूनिवर्सिटी विवाद से पीछा छुड़ाना चाहती है। वहीं हरीश रावत भी कह रहे हैं कि उनका मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कोई लेना देना नहीं है, जबकि बीजेपी नेता अब कांग्रेस को खुलकर हिंदू विरोधी बता रहे हैं। वहीं कांग्रेस के मुस्लिम विधायक कुछ नहीं कहना चाहते। देखिए, हिंदुओं के बारे में तो 70 साल में कभी कांग्रेस ने सोचा ही नहीं है, और आप समझ लें इस बात को, जितने जुल्म और जितने हमारे पास अत्याचार हिंदुओं ने सहे हैं उनके राज में, उतने कभी नहीं हुए हैं। ये पहली बार है कि जनता हिंदू समाज एक साथ इकट्ठा हुआ है और उनका जो समर्थन मिला है उसी के दबाव में सारी कार्रवाई की जा रही है। कि लोग जानते हैं किस पर चोट करनी है, भाजपा जानती है किस पर चोट करनी है। भाजपा एक बात जानती थी कि हरीश राव पर चोट करने से, मगर चोट करने के लिए सही अस्त्र का इस्तेमाल करो, झूठ का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? ये भाजपा का सफेद झूठ था। देवभूमि में मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुद्दे को बीजेपी चुनाव में भुना चुकी है और जनता को ये बात समझा भी चुकी है, जबकि अब कांग्रेस सिर्फ कार्रवाई करके पल्ला छुड़ा रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी के साथ दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज ट्विटर पर अपने बच्चों के साथ साइकिल चलाते हुए एक वीडियो शेयर किया। सीएम धामी ने ट्विटर पर लिखा कि हृदय से, कोमल मन से सच्चा हो जाना अच्छा होता है, बच्चों संग बच्चा हो जाना। वहीं उन्होंने बताया कि आज बच्चों के आग्रह पर कुछ देर उनके साथ साइकिल चलाकर अपने बचपन को दोबारा जीने का प्रयास किया। साइकिल व्यायाम का एक बेहतरीन साधन तो है ही, और ये हमें शारीरिक रूप से फिट रखने में भी बेहद कारगर है। चलिए आगे बढ़कर बात करते हैं। उत्तरकाशी के गंगा घाटी में ढूंढा और धरासू रेंज के जंगल आग की चपेट में है, तो वहीं यमुना घाटी के जंगलों में हर दिन आग से वन संपदा को नुकसान हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वन विभाग आग की घटना को लेकर गंभीर नहीं है और सूचना देने पर अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं। चारों तरफ की बहुत भयंकर कई जगहों पर आग लगी हुई है। यहाँ कोई अधिकारी न कोई कर्मचारी सुनने को तैयार है। अगर इनको कॉल की जाए, फोन मिलाया जाए वहाँ पर आग लगी हुई है, फोन उठाते नहीं हैं। और जब तक ये फोन उठाते हैं, फिर जब तक ये अपना संज्ञान लेते हैं, तब तक बहुत देर। जम्मू में जैसे अभी कल शाम भी मातली साइड और इधर मांडो साइड भी आग लगी थी, तो उसमें रात को ही उनमें काबू करने की कार्रवाई की गई तथा वन विभाग की टीम जहाँ भी इस टाइप से घटना होती है तुरंत मौके पर भेज दी जाती है तथा उसमें उनसे द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तृतीय केदार तुंगनाथ और चतुर्थ केदार रुद्रनाथ जाने वाले यात्री अब अपने साथ पॉलिथीन के सामान नहीं ले जा सकेंगे। यही नहीं, इस बार यात्रियों को अपने साथ म्यूजिक सिस्टम को ले जाने की भी अनुमति नहीं मिलेगी। दरअसल इन धामों में लगातार बढ़ रहे पॉलिथीन के प्रयोग के चलते केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग द्वारा सेंचुरी एरिया में पड़ने वाले इन दोनों धामों में इसे प्रतिबंधित किया गया और इसके लिए हकूकधारी गांव के लोगों के सहयोग से ईडीसी का गठन भी जारी किया जा रहा, ताकि ईडीसी के माध्यम से यात्रियों पर नजर रखी जाए। हम लोग इसको इस समय ईडीसी के थ्रू से, विशेष करके ये हमारा जो रहेंगे कि टूरिस्टों को जो हमारा ये सगर है जहाँ से एंट्री पॉइंट है, वहाँ बहुत बड़ा बोर्ड बना करके उनको सारा मैसेज डिस्प्ले किया जाएगा और वहाँ पर जो भी वहाँ से प्रवेश करेंगे तो उनको जो है हम ये कहेंगे कि एक तो ये जूट का जो है कैरी बैग देंगे और पॉलीथीन को अंदर ले जाना हम निषेध करेंगे। टिहरी जिले में हाईकोर्ट के निर्देश पर मोबाइल
कोर्ट वैन का संचालन किया जा रहा है, जिसकी सुविधा से जरूरतमंद गवाह को बीमारी या अन्य किसी के कारण के चलते कोर्ट नहीं आने पर उसके बयान उसी स्थान पर दर्ज किए जा सकते हैं, जिसके लिए गवाह द्वारा कोर्ट को आवेदन पत्र देना पड़ेगा और जिला जज की अनुमति के बाद मोबाइल कोर्ट यूनिट वैन के जरिए उसके बयान दर्ज किए जा सकेंगे। बीमारी के कारण, अस्वस्थता के कारण, प्रेग्नेंट होने के कारण या हैंडीकैप होने के कारण या कोई बालक है या कोई अन्य कोई विशेष कारण है, डर है, भय है या आने जाने की कोई विशेष समस्या है, उसको ध्यान में रखते हुए प्रार्थना पत्र देकर इस मोबाइल कोर्ट यूनिट वैन को अपने घर पर मंगवा सकते हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और उसके आसपास के फॉरेस्ट डिवीजन में 20 पालतू हाथी हैं, जिनका समय समय पर मेडिकल चेकअप किया जाता है, जिससे हाथी स्वस्थ और मस्त रहे। इसी क्रम में इन दिनों इन हाथियों के चेकअप के लिए IVRI बरेली की एक टीम यहां आई हुई है, जो इन हाथियों के विभिन्न सैंपल जमा कर रही है, जिससे यदि इन्हें कोई बीमारी है तो उसका इलाज किया जा सके। कॉर्बेट में जो 15 प्राइवेट हाथी हैं जिनका हम उपयोग नॉर्मल पेट्रोलिंग एक्टिविटीज़ के लिए करते हैं, उसमें डिजीज़ क्या क्या हैं इनको देखने के लिए एक सर्वे किया जा रहा है, जिसमें IVRI बरेली की मदद से उनके सैंपल्स इकट्ठा किए जा रहे हैं। पंतनगर यूनिवर्सिटी में प्रदेश की पहली हनी टेस्टिंग लैब बनने जा रही है, जहां शहद और उसके उत्पादों की टेस्टिंग कर शुद्धता का सर्टिफिकेट दिया जाएगा और इसके साथ ही हनी बी क्लिनिक बनेगा, जहां मधुमक्खी में होने वाली बीमारियों की पहचान कर उसका निदान किया जाएगा। दोनों प्रोजेक्ट के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए मंजूर किए हैं और 1 साल के भीतर दोनों लैब तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। या जो मधुमक्खी पालन के अन्य पदार्थ हैं, जैसे उत्पाद हैं, जो वैक्स है या पॉलन है, रॉयल जेली है, इस सब का हम सर्टिफिकेशन करेंगे कि इसमें शुद्धता के संबंध में इनको हम सर्टिफिकेट देंगे और ये फिर मार्केट में ये किसान उसको लेकर के अपना प्रोडक्ट को, क्योंकि जीबी पंत यूनिवर्सिटी का अगर शुद्धता का सर्टिफिकेट मिलता है तो उनको अच्छे मूल्य उनके उत्पाद। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।